Hello, students, and welcome to another episode of Law with Ali. I hope you all are well. I'm trying my best कि मैं जल्दी जल्दी एटलीस्ट AFs का सिलेबस ख़त्म कर दूं आप लोगों के पेपर आने से पहले पहले। और आपको एक और बात बता दूं कि वी विल सॉल्व अ पेपर एज वेल। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें हम पेपर 1 सॉल्व करेंगे, फिर एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें हम पेपर 2 सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले वी हैव टू गेट डन विद द सिलेबस। हम जुडिशरी की बात करते हैं, हम यूनिट 3 पे थे, और यूनिट 3 जो है वो इट्स अबाउट द लीगल पर्सनल इन्वॉल्व इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम। जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इंग्लिश लीगल सिस्टम में वो बैरिस्टर्स होते हैं, सोलिसिटर्स होते हैं, ले पर्सनल होते हैं जिसमें ले मैजिस्ट्रेट और जूरीज होती हैं, और ऑब्वियसली जुडिशरी होती है जिसमें जजेस होते हैं, लोअर कोर्ट जजेस भी और हाई कोर्ट जजेस भी। हमने लास्ट टाइम उनकी अपॉइंटमेंट की बात की थी, सिलेक्शन की बात की थी। आज हम उनके रोल की बात करेंगे। रोल मतलब ROLE वाला रोल, नॉट द पराठा रोल वाला रोल। तो उनका जो रोल है जुडिशरी का, मेरा ख्याल है कि जनरल रोल, अगर मैं आप को ना भी बताऊं तो मेरा ख्याल है जजेस का जनरल रोल किसको नहीं पता क्या होता है। जनरल रोल तो वही है जो हर जज का होता है, ऑब्वियसली सेम एट ऑल लेवल सेम होता है। छोटे से छोटे जज से लेकर बड़े से बड़ा जज जो है वो एक फेयर अनबाइस्ड वे में अप्लाई करता है लॉ को। तो इन केस ऑफ इंग्लैंड इंग्लिश जजेस तो वो एक फेयर अनबाइस्ड वे में अप्लाई करेगा लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स को। बड़ी सिंपल सी बात है। उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स के जजेस हैं, जजेस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स कौन से होते हैं और अपीलेट कोर्ट कौन से होते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे केस शुरू होता है, जहाँ पे केस फाइल करते हैं, और अपीलेट कोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे अपील्स फाइल की जाती हैं। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो सिविल कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो काउंटी कोर्ट है। ठीक है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हायरार्की ऑफ द कोर्ट आपको आनी चाहिए, दोनों की, क्रिमिनल भी और सिविल भी। तो सिविल का जो पहला कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, वो काउंटी कोर्ट है, और हाई कोर्ट भी है फॉर मल्टी ट्रैक केसेस है, और उन केसेस के जिनके रेट्स ज़्यादा होते हैं फ्रॉम अ सर्टन लेवल वो हम पढ़ चुके हैं। तो काउंटी कोर्ट में जज हो या हाई कोर्ट में जज हो, दे सिट ऑन देयर ओन। ठीक है, बहुत रेयर है कि यहाँ पे सिविल साइड में जूरी हो, सिविल साइड में जूरी यूज़ नहीं होती। ठीक हो गया। और हाई कोर्ट में रेयर है, और सिविल कोर्ट काउंटी कोर्ट में तो बहुत ही रेयर है ना, काउंटी कोर्ट में तो ना होने के बराबर है। और जज जो है वो एविडेंस सुनता है, सारे विटनेसेस को देखता है, रेलिवेंट पेपर्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को देखता है, और डिसाइड करता है फैक्ट्स को भी, और डिसाइड करता है लॉ को भी, और डिसीजन देता है कि कौन केस जीता कौन केस हारा। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल कोर्ट में की साइड पे चले जाते हैं तो उसका जो फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट है वो क्राउन कोर्ट है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि हैं क्राउन कोर्ट क्यों कहा है, मैं मैजिस्ट्रेट की तरफ गया। तो मैजिस्ट्रेट इज़ एक्चुअली अ ले पर्सनल होते हैं, उनमें ले मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो या दैट इज़ नॉट अ जज। तो मैजिस्ट्रेट इज़ मैजिस्ट्रेट, ही इज़ नॉट अ जज। तो इसलिए उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ। तो जज जो है क्रिमिनल कोर्ट का फर्स्ट इंस्टेंस जो ट्रायल है वो क्राउन कोर्ट में ट्रायल होती है। ठीक है, और क्राउन कोर्ट में जूरी भी होती है। जूरी फैक्ट डिसाइड करती है, जज लॉ डिसाइड करता है। जूरी डिसाइड करती है गिल्टी और नॉट गिल्टी, फैक्ट्स को सुन के जूरी डिसाइड करेगी कि इस गिल्टी और नॉट गिल्टी, और जो जज होगा वो डिसाइड करेगा कि इसको सेंटेंस कितनी देनी है, क्योंकि रेलिवेंट लॉ के मुताबिक सेंटेंस कितनी देनी है ये बात जूरी को नहीं पता होती है, जज को ही पता होती है, क्योंकि जज लीगली क्वालिफाइड होता है, जूरी नहीं होती। उसके बाद जजेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है केस मैनेजमेंट के भी, और सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में केस मैनेजमेंट जजेस ने करनी होती है, और दे हैव टू मेक श्योर के पार्टीज जो हैं वो रेडी हैं ट्रायल के लिए एज क्विकली एज पॉसिबल। और अपील कोर्ट जजेस जो हैं, अब अपील कोर्ट पे आ जाते हैं। अपील कोर्ट के जो जजेस हैं वो कोर्ट ऑफ अपील और सुप्रीम कोर्ट, जारी बात है। और एक बात आपने याद रखी कि अपील कोर्ट के जजेस जो हैं एविडेंस नहीं सुनते। ठीक है, दे हियर आर्गूमेंट्स ऑन द लीगल पॉइंट्स जिनके ऊपर अपील की जाती है। ठीक है, और वो देखते हैं कि जो डिसीजन ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन अप होल्ड करना है कि नहीं करना, चेंज करना है, रिवर्स करना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लीगैलिटीज़ जिसके ऊपर बात हो रही है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक हो गया। एविडेंस विटनेसेस नहीं होते अपील में। ठीक है, अब हम ज़रा वन बाय वन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे वेला कोर्ट है, वेला, बहुत वेला कोर्ट है। 70 केसेस हर साल सुनते हैं वो। ठीक है, और कोर्ट ऑफ अपील से आती हैं इनको अपील्स, और इन सम केसेस हाई कोर्ट से भी आ जाती हैं।
ये अच्छा, हाँ, एक और बात है कि स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि अभी भी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल हैं वन वे और अनदर, इवन ब्रेक्सिट के बाद भी, ठीक है, क्योंकि ब्रेक्सिट कह रहा हूँ, हम सॉरी, डेवोल्यूशन के बाद भी, क्योंकि डेवोल्यूशन में कुछ सर्टन लॉज वगैरह उन्होंने उनको दिए गए हैं, प्रॉपरली इंडिपेंडेंस नहीं दी गई। तो डेवोल्यूशन के बाद भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड भी है, तो वहाँ से भी अपील्स आती हैं और वो सुनते हैं। और अपील जो है वो सिविल भी हो सकती हैं, क्रिमिनल भी हो सकती हैं, और जनरली ज़्यादातर सिविल अपील्स ही होती हैं। क्रिमिनल अपील इतनी ऊपर तक आती नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम है, बहुत रेयर है। और जो केस है वो अपील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो तो, ठीक है। ज़्यादातर सिविल कोर्ट्स, जो सिविल केसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल इश्यूज ऑफ लॉ ही होते हैं, कोई समझ नहीं आ रही होती कि प्लानिंग लॉ, टैक्सेशन लॉ, इस तरह की कोई जो लेजिस्लेशन इन्वॉल्व होती है जिसकी इंटरप्रटेशन नहीं कर पा रहे होते जो आपके ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं, नीचे जजेस होते हैं, तो ज़्यादातर इनके पास ही आती है। 12 जजेस हैं जी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इनको जस्टिस कहते हैं, ठीक है। और लॉर्ड जस्टिस जो है वो तो लॉर्ड चीफ जस्टिस भी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और इनको जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अनइवन नंबर के पैनल में ये बैठते हैं जब भी ये अपील सुनते हैं, ठीक है। और कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट लेती है ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, और जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं वो बाउंड होते हैं उसको बाद में फॉलो करने के। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो जुडिशल कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल में भी बैठते हैं, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के केसेस वगैरह सुनने के लिए, ओवरसीज़ टेरिटरीज़ के केसेस सुनने के लिए। फिर कोर्ट ऑफ अपील पे आ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील पे आ जाते हैं। कोर्ट ऑफ अपील का रोल क्या है जी, कि कोर्ट ऑफ अपील आपको पता है कि डिवाइडेड है, सिविल और क्रिमिनल डिवीजन्स हैं इसकी दोनों, ठीक है। और जो दोनों डिवीजन्स हैं वो अपने अपने पैनल के ऊपर जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। सिविल जो डिवीज़न होगी वो सिविल अपील सुनेगी, क्रिमिनल डिवीजन जो है क्रिमिनल अपील सुनेगी। 38 लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील हैं जो ईच डिवीजन में बैठते हैं, लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस कहते हैं और कोर्ट ऑफ अपील के जजेस को लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील कहते हैं, ठीक है। तो या दैट्स अनदर नेम। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो पूछ सकते हैं कि जो अपर लेवल के कोर्ट ऑफ अपील के कोर्ट्स हैं उनके 2 जजेस की टाइप्स क्या हैं। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस और कोर्ट ऑफ अपील जजेस लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, या तो प्लीज़ आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस कहते हैं और कोर्ट ऑफ अपील के जजेस को लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील कहते हैं, ठीक हो गया। और इनका जो वर्कलोड है वो बहुत हैवी है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और क्रिमिनल डिवीज़न में जो है वो द हियर एन अपील अगेंस्ट सेंटेंस और कन्विक्शन बाय डिफेंडेंट, ठीक है। इन द सिविल डिवीजन अपील्स में भी हर्ड अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ लायबिलिटी और द रेमेडी अवॉर्डेड, फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ मनी अवॉर्डेड एज डैमेजेस। और लॉ रिपोर्ट्स के अंदर कोर्ट ऑफ अपील जजेस आर रेफर्ड टू एज लॉर्ड जस्टिस एंड लेडी जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील कह लें या लॉर्ड जस्टिस कह लें, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस, लेडी जस्टिस तक भी ठीक रहते हैं, हालात ख़राब नहीं होते। तो व्हेन देयर जजमेंट्स आर बीइंग कोटेड दे आर यूजुअली रेफर्ड टू एज LJ, ठीक है, LJ। जैसे फॉर एग्जांपल, और उनके नाम के बाद LJ लिखा होता है, पहले नहीं लिखा होता। फॉर एग्जांपल माइकल LJ, सिंह LJ, इस तरह करके। अच्छा, अब हाई कोर्ट जजेस पे आ जाते हैं। हर जो है जी हाई कोर्ट जज जो है वो किसी ना किसी एक डिवीज़न उसको दी होती है। आपको पता है बेंच हैं हाई कोर्ट के, 3 बेंच हैं। कौन कौन से? फैमिली, चांसरी और क्वींस बेंच। याद रखना है, ये नहीं भूलना। हाई कोर्ट के 3 बेंचेस हैं, फैमिली, चांसरी, क्वीन बेंच, फैमिली, चांसरी, जैसे मर्जी याद रख लो, बट याद रखना है, ठीक है। क्वींस बेंच डिवीजन, चांसरी डिवीजन, फैमिली डिवीजन, इनके मेन फंक्शन जो हैं हाई कोर्ट के जजेस के, वो केसेस, फर्स्ट इंस्टेंस के केसेस भी ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सिंगल जज होता है जो एविडेंस हियर करता है, विटनेसेस को देखता है, केस के पेपर्स देखता है, डिसाइड करता है लॉ क्या है, ठीक है। और डिसीजन देता है कि कौन सी साइड केस जीती है, लायबिलिटी कितनी है, डैमेजेस कितने देने हैं, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ मनी जो है चार्ज करनी है वगैरह वगैरह। तो जज जो है वो ये डिसाइड करता है कि विनिंग क्लेमेंट जो है वो उसको अवॉर्ड करना है कि नहीं करना और कैसे करना है, ठीक हो गया। और जो टाइप ऑफ वर्क है इनका हर डिवीज़न का डिफरेंट है, ठीक हो गया। और इनकी जो डिविजन्स हैं वो आपका जो चैप्टर 6 था उसके अंदर अगर आपको याद हो तो ज़्यादा बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिवीज़न क्या क्या करती है। और हाई कोर्ट जजेस जो हैं वो अपील सुनते हैं सिविल केसेस में, और वो वहाँ से आती हैं जो काउंटी कोर्ट में चली हों। अगर तो वो सीधा हाई कोर्ट में जा रही हैं, मतलब मल्टी ट्रैक केस है वो हाई कोर्ट में चला गया है,
या कोई लीगल कोई मसला था, वो हाई कोर्ट में सीधा चला गया केस, तो फिर तो चला गया सीधा। लेकिन एज अपील कोर्ट ये वहाँ यूज़ होता है जब केस सिविल केस काउंटी कोर्ट में चलता है और फिर हाई कोर्ट में उसकी अपील जाती है। हाई कोर्ट जजेस जो है वो मिस्टर जस्टिस और मिसेस जस्टिस कहलाते हैं, ठीक है। और उनके जजमेंट को जब कोर्ट किया जाता है तो इनके नाम के आगे जे लिखा जाता है, इनके नाम के भी आगे ही जे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ब्रिस जे, माइकल जे, अली जे, वट, ठीक है, सिर्फ जे लिखा होता है। अब इन्फीरियर लेवल जजेस पे आ जाते हैं। इन्फीरियर लेवल जजेस जो हैं सर्किट जजेस, फुल टाइम जजेस होते हैं जो सिविल केसेस काउंटी कोर्ट में देखते हैं और क्रिमिनल केसेस क्राउन कोर्ट में देखते हैं। इसका मतलब है कि जज जो होता है वो सर्किट जज ही होता है, काउंटी कोर्ट में भी बैठ सकता है, क्रिमिनल कोर्ट में भी बैठ सकता है। सिविल कोर्ट में अगर बैठेगा काउंटी कोर्ट में, सिविल केस में काउंटी कोर्ट में बैठेगा तो अपने ऑन देयर ओन बैठेगा, ठीक है। वही लॉ डिसाइड करेगा, वही फैक्ट डिसाइड करेगा, आउटकम ऑफ द केस भी वही डिसाइड करेगा, लायबिलिटी भी, रेमेडी भी, डैमेजेस भी, सिविल साइड पे। लेकिन अगर वो क्रिमिनल साइड पे बैठा होगा, काउंटी कोर्ट के अंदर बैठा होगा, तो उसके साथ जूरी बैठी होगी। तो जूरी क्या करेगी, फैक्ट्स वगैरह सारा कुछ जूरी डिसाइड करेगी, और ये क्या करेगा, ये सिर्फ लॉ डिसाइड करेगा, ठीक हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, क्रिमिनल में क्राउन कोर्ट में जूरी फैक्ट डिसाइड करती है, जज लॉ डिसाइड करता है। बट काउंटी कोर्ट में जूरी नहीं होती, तो जज ही फैक्ट डिसाइड करता है, जज ही लॉ डिसाइड करता है। अच्छा, उसके नीचे रिकॉर्डर्स आ जाते हैं। सर्किट जजेस के नीचे रिकॉर्डर्स पार्ट टाइम जजेस होते हैं, ठीक है। और ये पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, और ज़्यादातर क्राउन कोर्ट में इनको यूज़ किया जाता है टू ट्राई माइनर क्रिमिनल केसेस। कुछ काउंटी कोर्ट में भी बैठते हैं टू डील विद सिविल केसेस जिनका क्लेम स्मॉल हो, अंडर 10,000 पाउंड्स जिनका क्लेम हो, तो वो भी सुनते हैं। अच्छा, उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस जो है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठता है, मतलब ले मैजिस्ट्रेट ना हो वो अगर, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। अगर वो ले पर्सनल नहीं है ना मैजिस्ट्रेट, मतलब अगर मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पे एक जज बैठा हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है। और वो बहुत कम होते हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जजेस एज मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं, मेजॉरिटी ले मैजिस्ट्रेट ही होते हैं। इसलिए ले मैजिस्ट्रेट, इसलिए यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में मैजिस्ट्रेट को लिफ्ट नहीं कराई हुई। तो दे सेट ऑन देयर ओन, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, फैक्ट्स भी वो डिसाइड करते हैं, लॉ भी वो डिसाइड करते हैं। एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत, मुझे जेन में आ गई है प्लीज़। मैजिस्ट्रेट अगर ले होगा तो वो 3 बैठेंगे, पैनल ऑफ 3 ले मैजिस्ट्रेट। अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा तो वो 1 बैठेगा, ये बात नहीं भूलनी, ठीक है, प्लीज़ ब्लंडर ना मार देना। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठा है तो वो अकेला 1 बैठेगा क्योंकि वो जज है, और अगर ले मैजिस्ट्रेट होंगे तो वो पैनल ऑफ 3 में बैठेंगे। ओके हो गया। एनीवे, तो अब अगर डिफेंडेंट गिल्टी प्लीड हो रहा है, फाउंड गिल्टी है, उसने प्लीड गिल्टी कर दिया, इफ इज फाउंड गिल्टी, तो वो सेंटेंस डिसाइड करेगा, सारा कुछ वो डिसाइड करेगा। जनरली ले मैजिस्ट्रेट के पास भी सेम पावर्स ही होती हैं सेंटेंसिंग, जो इन जजेस डिस्ट्रिक्ट जजेस मैजिस्ट्रेट्स के पास होती हैं, ठीक हो गया। और ये फैमिली केसेस को भी सुनते हैं, ये हमने पढ़ा भी था यार, मतलब ऊपर अगर आप जाओ वो लेक्चर सुनो, क्रिमिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसेस और सिविल कोड एंड सिविल प्रोसेस वाले ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, मेरे ख्याल क्रिमिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर ले मैजिस्ट्रेट वाले पोर्शन में भी ये लिखा हुआ था कि मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो फैमिली कोर्ट में भी बैठते हैं, स्पेशली ट्रेंड मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। और ये क्योंकि ये इसकी जो हेयरिंग होती है ये बड़ी प्राइवेट सी होती है और बड़ी कोई और बंदा अलाउड नहीं होता इसकी हेयरिंग में तो बहुत रिगरस ट्रेनिंग देते हैं इनको, क्योंकि केसेस बड़े इमोशनल भी हो जाते हैं ना, घर वाले आपस में रोने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग को देख लेते हैं। ट्रेनिंग, यहाँ तक इसका रोल था, यहाँ तक हम रोल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग जो है जजेस की वो कैरी आउट की जाती है बाय द जुडिशल कॉलेज, ठीक है। और ये नाम याद रह सकता है, बड़ा इजी सी नाम है, जुडिशल कॉलेज, जजेस का कॉलेज, ठीक हो गया। और 3 मेन एलिमेंट्स हैं इनकी ट्रेनिंग के। पहला एलिमेंट क्या है? नॉलेज ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, एविडेंस एंड प्रोसीजर, ठीक है, कि बेसिक सब्सटेंटिव लॉ क्या है, एविडेंस कैसे लेते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ जुडिशल स्किल्स, ठीक हो गया। एक्वायर करें, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना है, एक्वायर करें, इंप्रूव करें जुडिशल स्किल्स को। और सोशल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच जजिंग अकर्स, के जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें जजिंग की जाती है, सिंपल इस बात है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद जितने भी नए जजेस हैं वो दे गो थ्रू एन इंडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, और वो कंसिस्ट करता है रेजिडेंशियल कोर्सेज को जो 3 से लेकर 5 दिन तक की होती हैं, ठीक हो गया। जितने भी नए जजेस हैं एट लोअर लेवल दे आर असाइन टू एन एक्सपीरियंस जज टू एक्ट एज अ मेंटर, ठीक है। उसको मेंटर जो सीनियर जज है वो मेंटरिंग करता है उनकी और सपोर्ट करता है उनको एट द स्टार्ट ऑफ देयर जुडिशल करियर, ठीक हो गया। और सुपीरियर लेवल जजेस जो होते हैं दे हैव टू अटेंड एन इंडक्शन कोर्स फॉर द अप्रोप्रिएट लेवल, वो जिस लेवल पे भी जा रहे हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंस जजेस हैं
वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, और इज़ गिवन बाय मिक्सचर ऑफ रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल कोर्सेज उन्हें दे दिए जाते हैं, और वो ई लर्निंग भी कर सकते हैं और वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखते रहते हैं, ताकि जो न्यू लेजिस्लेशन हो रही है उनका फैक्ट वगैरह उनका सारा कुछ भी उनको पता रहे। सोशल कॉन्टेक्स्ट इनका क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिस फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रेनिंग इन ह्यूमन अवेयरनेस, ठीक है, इंक्लूडिंग जेंडर, रेशियल एंड डिसेबिलिटी इशूज़। मतलब ये सोशल कॉन्टेक्स्ट, इनकी ट्रेनिंग का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब सोशली बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी ट्रेनिंग, और सोशली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पता चलता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक हो गया। और क्या उसे कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, कोई जेंडर बायसनेस चल रही है, जैसे LGBTQ का एक नया इशू आ गया, ठीक है। तो जजेस शुड बी वेरी अवेयर कि हमने इसको कॉन्टेक्ट को पॉलिटिकली कैसे लेके चलना है, देखना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने के राइट्स हम दे सकते हैं, कितने के राइट्स हम नहीं दे सकते, ये लोग मांग क्या रहे हैं। तो ये सारा कुछ तभी हो सकता है अगर आप जजेस को प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन देते रहें, कंटिन्यू रहे, ठीक हो गया। और ट्रेनिंग जो है एक्सप्लोर करती है परसेप्शंस को, अनरिप्रेजेंटेड पार्टीज़ जो हैं उनको, विटनेसेस, ज्यूरर्स, विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज़, और और वो लोगों के व्यू पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी अवेयरनेस जो है, ये सारा सोशल कॉन्टेक्स्ट में आता है कि ट्रेनिंग जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जजेस को कांस्टेंट ट्रेनिंग में रहना चाहिए। अब यहाँ पर ट्रेनिंग भी खत्म हो गई, इसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड रिमूवल। रिटायरमेंट एंड रिमूवल का क्या मतलब है कि जजेस को, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि वो रिटायर हो गया, और रिमूवल का मतलब होता है रिमूव कर दिया गया, दैट रिमूवल इज़ अ बैड थिंग। तो रिटायरमेंट और रिमूवल के अंदर सबसे पहले ये बात आती है कि ऑब्वियसली हर जज की ड्यूटी है, हर जज का ये सोल मकसद ही है कि ही हैज़ टू बी फेयर, इम्पार्शल इन देयर डिसीजंस, ठीक हो गया। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी किसी जज को फोर्स नहीं कर सकती टू रिटायर और रिज़ाइन, ठीक है। और इवन इफ़ दे मेक अ डिसीजन विद विच द गवर्नमेंट डिसएग्रीज, तो भी गवर्नमेंट उनको निकाल नहीं सकती। ये खूबसूरती है जुडिशल इंडिपेंडेंस की, ठीक है, कि अगर इवन जज ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया है जिससे जो है आपकी गवर्नमेंट खुश नहीं है कि ये डिसीजन नहीं देना चाहिए था, फिर भी उसको ना रिटायर करवा सकते हैं बाय फोर्स, ना रिमूव करवा सकते हैं। और यूके में जजेस जो हैं वो सिक्योर हैं, रीजनेबली सिक्योर हैं फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब सबसे पहले रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट वाला तो इतना कोई मसला ही नहीं है। जुडिशल पेंशन एंड रिटायरमेंट एक्ट 1993 के तहत एक जज जो है वो 70 एज के ऊपर रिटायर हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। की जा सकती है, एक्सटेंशन दी जा सकती है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको पता है एक्सटेंशन तो हमारे यहाँ बहुत मिलती हैं, खैर वहाँ भी मिल जाती हैं, तो सिर्फ यहाँ नहीं मिलती। तो या एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन 75 इज़ द लिमिट, या दैट्स इट। हाँ, ये है कि लॉर्ड चांसलर भी रिक्वेस्ट कर सकता है किसी सीनियर रिटायर्ड जजेस को कि आप चलें पार्ट टाइम ही बैठ जाएं, लेकिन 75 ईयर्स तक बैठे रहें, मतलब 5 साल और बैठ जाएं, आपकी बड़ी खिदमतें हैं। वो लॉर्ड डेनिंग टाइप के जो बड़े अल्लाह किस्म के जज होते हैं ना, उनको इस तरह की वो कह देते हैं कि भाई मिंतर लाए बैठे रहो, आपकी मेहरबानी, यू डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब, हमें आपकी ज़रूरत है अभी। तो या दैट कैन हैपन, बट 75 इज़ द लिमिट, ठीक है। अब रिमूवल पे आते हैं। रिमूवल इज़ अ बैड थिंग। रिमूवल का मतलब है कि निकाल दिया। अब आपने एक बात याद रखनी है, सुपीरियर लेवल जजेस को निकाला नहीं जा सकता, बात ख़त्म, बात ही ख़त्म, ठीक है। उनके पास एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इसका मतलब है दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द लॉर्ड चांसलर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नो, ही कैन नॉट। गवर्नमेंट अगर कह भी दे तो भी लॉर्ड चांसलर नहीं कर सकता, उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। और ये राइट जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1700 से इनके पास है, जो जजेस को अलाउ करता है टू होल्ड ऑफिस वाइल ऑफ गुड बिहेवियर। और उस ज़माने में तो खैर मोनार्क होता था जो सब कुछ करता था, लेकिन या द थिंग्स आर द सेम प्रोविज़न जो है। अब चूँकि बाजारी बात है, जो 1700 वाला लॉ था उसके अंदर जो मोनार्क वगैरह की बातें लिखी हुई थी, लेकिन ये सेम प्रोविज़न जो है वो अब दी गई है सीनियर कोर्ट्स एक्ट 1981 में फॉर हाई कोर्ट जजेस और लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 में फॉर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के। और इसकी वजह से जो है जो जज है उसको सिर्फ और सिर्फ मोनार्क ही जॉब से निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो भी तब अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पिटिशन करती हैं उसके खिलाफ। तो डू वी हैव एन एग्जाम्पल? नो वी डोंट, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इससे होता ही है कि जो सुपीरियर जजेस हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, पॉलिटिकल विम से उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है उन्हें अपनी जजमेंट में, और वो ईजीली विदाउट एनी फियर किसी भी किस्म का जो है वो डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन का जो मकसद है
उनके डिसीजन का मकसद जस्टिस होता है, उनके डिसीजन का मकसद ये नहीं होता कि मैंने गवर्नमेंट को खुश करना है। गवर्नमेंट नाराज़ भी हो रही तो होती रहे, व्हेन जब मैं जस्टिस कर रहा हूँ तो मैं जस्टिस कर रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। जो पावर है पार्लियामेंट की टू रिमूव अ सुपीरियर जज हैज़ नेवर बीन यूज्ड फॉर एन इंग्लिश जज, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। 1830 में अलबत्ता एक आयरिश जज को, जोना जिसका नाम था, जोना बैरिंगटन, उसको निकाला गया था क्योंकि उसने मिस अप्रोप्रिएट कर लिए थे 700 पाउंड्स फ्रॉम कोर्ट फंड्स। और 1830 की अगर हम बात करें तो 700 पाउंड्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। और लॉर्ड चीफ जस्टिस जो हैं वो कंसल्ट करके लॉर्ड चांसलर के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ द जज वेकेंट, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई इल हेल्थ हो गई है, बीमार हो गया है, इनकेपेबल हो गया है, और उसने डिसीजन ले लिया कि नहीं बस मैं अब रिज़ाइन करने लगा हूँ, तो या एक सीट वेकेंट हो गई है। अब जब सीट वेकेंट होती है तो लॉर्ड चीफ जस्टिस जो है वो कंसल्ट करता है लॉर्ड चांसलर के साथ और डिक्लेयर कर देता है कि हाँ जी कन्फर्म ये सीट वेकेंट हो गई है, अब हमें सानू जज लब के दो चंगा जहा, ठीक हो गया। तो अब ये जो पावर है, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट 1973 और अब सीनियर कोर्ट्स एक्ट 1981 में भी लिखी हुई है। स्टूडेंट्स पैनिक ना होना, मुझे पता है कि आप लोग कह रहे हो यार इतने एक्ट्स के नाम नहीं, ज़रूरत कोई बात नहीं, एक आधा ही है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 है, ठीक है, और उसके ऊपर जो था एक हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 हो गया, और ये जो है सीनियर कोर्ट्स एक्ट 1981 हो गया, ठीक हो गया। सीनियर कोर्ट्स एक्ट तो नाम भी बहुत ईजी है, सीनियर कोर्ट्स एक्ट, ठीक है। आप ईयर ना याद रखें, बेशक अगर रख सकते हैं तो रखें, मैं नहीं कहता बिल्कुल ही ना रखें, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते हैं कि आपको ईयर याद नहीं होता तो ठीक है ना रखें, कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए सीनियर कोर्ट्स एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 है तो वो 1981, 1827 ये मुश्किल होते हैं, 2005 तो मसला ही कोई नहीं है, 2005, ठीक है, दैट्स इट। तो एनीवे कहाँ थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे वेकेंट सीट की। अच्छा, अब हुआ ये है कि 2 ओकेजन्स पे ऐसा हो चुका है वैसे, एक हाँ ये पॉइंट भी है कि 2 ओकेजन्स पे ऐसा हो चुका है कि हाई कोर्ट जजेस को प्रेशराइज़ किया गया था कि वो रिज़ाइन कर दें ऑन 2 ओकेजन्स, ठीक है। जो फर्स्ट था वो 1959 में लॉर्ड चांसलर ने मिस्टर जस्टिस हैलेट को कहा था कि वो रिज़ाइन कर दें, और सेकंड वाज इन 1998 जब मिस्टर जस्टिस हार्मन को रिज़ाइन करने का कहा था आफ्टर क्रिटिसिज्म ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। अब रिज़ाइन करने का कह देना भी एक तरह की जज की इज़्ज़त रखने वाली बात ही होती है कि उसको जॉब से निकालते नहीं है, वो कहते हैं कि आप ख़ुद रिज़ाइन कर दें, इससे बंदे की ज़रा इज़्ज़त रह जाती है। लेकिन हाँ ये 2 दफ़ा हो चुका है और उसके बाद जो सीट वेकेंट हो जाती है, बात सीट वेकेंट होने की हो रही थी, तो वो इस तरह भी हो सकती है और इल हेल्थ की वजह से, और अगर जज सोचे कि मैं रिज़ाइन कर लूँगा तो भी हो सकती है। इंफीरियर लेवल जजेस पे आते हैं। इंफीरियर लेवल जजेस को बिल्कुल भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता सुपीरियर लेवल जजेस की तरह, ये आपने बात याद रखनी है। इंफीरियर लेवल जजेस नहीं सिक्योर होते, उनका टेन्योर सिक्योर नहीं होता। लॉर्ड चांसलर के पास पावर है कि वो इंफीरियर जज को निकाल सकता है ड्यू टू इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी होती है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जज बने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के तहत, ठीक है जी। मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना। लॉर्ड चांसलर जो है वो प्रोसीजर्स वगैरह उसमें दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट ने, ठीक है। और लॉर्ड चांसलर जो है वो कंसेंट ज़रूर लेगा लॉर्ड चीफ जस्टिस की बिफोर ही कैन रिमूव एनी जज फ्रॉम द ऑफिस। ये वही बात है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात है कि लॉर्ड चांसलर जो है वो चूँकि पोलिटिकल बंदा है तो वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, वरना वो जुडिशल इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है ये। अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो डिसऑनेस्टी की और सारी बात है, उसको तो एज मिसबिहेवियर रिगार्ड किया जाएगा और ये डिसमिसल इट विल लीड टू डिसमिसल ऑफ द जज, ठीक है। और ये 1970s में ब्रूस कैम्पबेल के साथ हुआ था, जो एक सर्किट जज था, हु वाज कन्विक्टेड ऑफ इवेडिंग कस्टम्स ड्यूटी ऑन सिगरेट्स एंड विस्की, ठीक है। क्योंकि वो जज था तो उसने अपनी अब्यूज़ की पावर और कस्टम ड्यूटी के बगैर सिगरेट्स और विस्की मंगवा ली। 2014 में एक और काम हुआ था जिसमें कॉन्स्टेंट ब्रिस्को ने, जो एक रिकॉर्डर था, वो कन्विक्ट हुआ था कि उसने प्रिवर्ट किया था कोर्स ऑफ जस्टिस को। उसने झूठ बोला था अपने स्टेटमेंट में जिसमें उसकी अपनी इन्वॉल्विंग भी थी और उसी में वो विटनेस भी बन के आई हुई थी, तो याद उसकी वजह से भी उसको निकाल दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 ये भी कहता है कि लॉर्ड चीफ जस्टिस के पास पावर है कि वो सस्पेंड भी कर सकता है किसी बंदे को जुडिशल ऑफिस से इफ़ दे आर सब्जेक्टेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और हैव बीन कन्विक्टेड। मतलब डिसमिस भी किया जा सकता है, डिसमिस होता तो पक्का पक्का निकाल देना, और सस्पेंड होता थोड़ी देर के लिए निकाल देना। लॉर्ड चीफ जस्टिस जो है वो सिर्फ अपनी ये पावर तब एक्सरसाइज करता है जब लॉर्ड चांसलर एग्री करता है, ठीक हो गया। और
देर आर जो सेट प्रोसीजर्स हैं वो उसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट 2005 में, और जहाँ पे क्रिमिनल कन्विक्शन हो और डन हो गया हो, पक्का हो गया हो कि जज की क्रिमिनल कन्विक्शन है, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो फिर जज सीधा डिसमिस ही होता है। अगर आपको कंप्लेन करनी है किसी जज के बारे में, तो या एनी कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ जज इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये भी नाम ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। जुडिशियल कंडक्ट मतलब जजेस का कंडक्ट और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कितना ईजी नाम है, जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सिंपल। तो अगर उसको लगे कि कंप्लेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, और लॉर्ड चांसलर जो है, लॉर्ड चीफ जस्टिस को, उनके पास पावर है कि वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। दिस कैन बी फॉर्मल एडवाइस भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है, रेप्रिमेंडिंग भी हो सकती है, सस्पेंशन फ्रॉम ऑफिस भी हो सकती है, सीरियस केसेस के अंदर रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस भी हो सकती है। 2009 में एक डिस्ट्रिक्ट जज मार्गरेट शॉर्ट था, ही वॉज रिमूव फॉर इनअप्रोप्रिएट petulant and rude behavior in one case and intemperate and ill-judged behavior in another case। तो 2 केसेस जब हुए ना, तो उन्होंने कहा नहीं पाई है, बंदा नहीं हटता, इसको निकाल ही देते हैं। तो 2015 में डिस्ट्रिक्ट जज और 2 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं उनको भी ऑफिस से निकाल दिया गया था। वो जनाब अपने ऑफिशियल जुडिशल IT अकाउंट के ऊपर कंप्यूटर पर बैठे पॉर्न देख रहे थे, माशाल्लाह से। हाँ, क्या मतलब यार, इतनी फ्रस्ट्रेशन। एनीवे, तो या 2015 में ये हुआ था, और 2009 में मार्गरेट शॉर्ट को निकाला गया था। एंड दैट्स इट। हमने आज क्या किया, हमने आज 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। हमने जजिस का पराठा रोल पढ़ा, जजिस का रोल पढ़ा, उसके बाद हमने जजिस की ट्रेनिंग पढ़ी, और फिर जजिस की रिटायरमेंट और रिमूवल पढ़ी। अब एक पॉइंट और है, वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का है। तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहा, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको मैं अलग से कैटर करूँगा। और मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, अक्सर जो टीचर्स हैं वो भी मुझसे रब्ता करते रहते हैं। तो मुझसे एक टीचर ने रब्ता किया, उनका नाम है मिस ज़हरा। तो मिस ज़हरा, ये मैसेज आपके लिए है। वो ये है कि आपने मुझे बताया था कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ केस का नाम लेता हूँ, ये नहीं बताता कि केस के अंदर हुआ क्या था। तो द पॉइंट इज़ के A लेवल तक जहाँ तक हम लॉ पढ़ रहे हैं, मैंने ये इतना ही बताना होता है जितना स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा तो लेक्चर्स भी लंबे हो जाएंगे और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको एज अ स्टूडेंट इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि केस के अंदर कहानी क्या थी। ऑल यू नीड टू नो कि केस के अंदर प्रेसिडेंट क्या बना था, ठीक है, ये पता होना काफ़ी है। जैसे पेपर वर्सेस हार्ट में हैंसर्ड यूज़ हुआ था, फिशर वर्सेस बेल में लिटरल रूल यूज़ हुआ था, ठीक हो गया। फिशर वर्सेस बेल आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ होता है, ठीक हो गया, कि वो इनविटेशन टू ट्रीट थी, वो ऑफर नहीं थी। स्टिल्क वर्सेस मायरिक में कंसिडरेशन जो है वो जो होती है, existing contractual duty cannot be cannot be valid consideration for another promise or another contract। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो आपको बस ये पता होना चाहिए कि केसेस में हुआ क्या था, मतलब केसेस के अंदर डिसाइड क्या हुआ था, केसेस के अंदर प्रेसिडेंट किस चीज़ का बना था। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो एंड दैट इज़ ओनली व्हाट यू नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन एज वेल। कहानी पूरी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसकी स्टोरियाँ बताने के लिए, तो ठीक है, आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस होते हैं जिसकी स्टोरी का पता लगना ज़रूरी होता है, जैसे स्टेफन लॉरेंस इंक्वायरी है, जिसकी वजह से स्टेफन लॉरेंस का केस जिसकी वजह से वो डबल जेपटी रूल बना था। तो या यू नीड टू टेल कि वो डबल जेपटी रूल कैसे बना था। स्टेफन लॉरेंस के केस के अंदर ऐसा क्या था कि एक नया रूल ही बन गया डबल जेपटी का कि अब केस 2 दफ़ा खुल सकता है। तो या देयर आर केसेस जिसमें आप बता देते हैं कि क्या हुआ था। बेलफोर वर्सेस बेलफोर, मैरिट वर्सेस मैरिट के अंदर डिस्टिंग्विशिंग के अंदर उसका नाम आता है। तो क्या था, क्या डिस्टिंग्विशिंग था बेलफोर वर्सेस बेलफोर, मैरिट वर्सेस मैरिट में। तो या कह सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए केस के अंदर क्या हुआ था, बट नॉट विद एवरी केस। ठीक हो गया, समझने के लिए ठीक है, बट या तो देयर यू गो। ओके, एनीवे, तो गाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस के साथ अगले लेक्चर में मिलूंगा आपके साथ, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस में अलग से पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए बाय बाय।